नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीलिम प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है नए वाले सेट का। इससे पहले तो हमने बहुत सारे टेस्ट किए हुए हैं, 20 से ज़्यादा टेस्ट अपलोडेड हैं। बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ नाम से अपलोडेड होगा। और ये जो नए वाले सेट हैं ये किस नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, तो इम्तिहान बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इसका दूसरा टेस्ट है और आपको एक एक क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना है और आखिरी में अपना स्कोर बताना है, आपके जितने भी आते हैं, है ना। ईमानदारी पूर्वक करना, जितने भी आए उतने आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है और आज से ही 90% चांस है, आज से ही, नहीं तो कल से इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू पढ़ेंगे उसको, क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ पढ़ाई करेंगे उसके, है ना। समझ डेवलप करेंगे कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ए, यानी कि विधायिका में प्रवेश करने को गतिरोध करना, ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी स्वदेशी प्रचार प्रसार, अवैतनिक पदों से त्याग, सरकारी समारोह का आमंत्रण अस्वीकार करना, ये सब कुछ असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। दूसरा है, द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इसको शुरू किया था, बंगाली समाचार पत्र को। और आनंद मोहन बोस जी ने कौन सा किया था? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, एस.एन. बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर। ओके, और बाल गंगाधर तिलक जी का कौन सा था? मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में छपता था। और उसके अलावा एक और था जिसका नाम है केसरी, है ना। और इन्होंने किताब भी लिखी है, गीता रहस्य वगैरह सब। निम्न से किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? तो इस बनवाया किसने था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, है ना। कलकत्ता से दिल्ली तक नहीं था, एक्चुअली में शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से इसको पाकिस्तान के लाहौर तक बनवाया था, है ना। तो वो दिल्ली होते हुए जा रही थी और इसकी मरम्मत करवाई थी किस गवर्नर जनरल ने? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑकलैंड ने। अगला है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? है ना, सुभाष बोस जो थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये पूछा है आपसे। अगर मैं पूछूं तो बताओ आप, सुभाष बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? C.R. दास। उनका क्या नाम था? C.R. दास। लियो टॉल्स्टॉय जो थे ना, इनकी किताब है वॉर एंड पीस, है ना। और युद्ध और शांति, इसके किताब से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी जी, लेकिन उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। काकोरी कांड मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए इन्होंने सामना नहीं किया था। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? आचार्य कृपलानी जी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला मैच करना है, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज और बेथून स्कूल 1849 ईस्वी। इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे, इसको मैं बता देता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता मदरसा, तो ये भी सही है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, तो ये भी सही है। उसके बाद से है कि 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम का स्थापना की थी कलकत्ता में। क्यों की थी? सिविल सेवकों के परीक्षण के लिए, जो अभी मसूरी में है ना, वो उस समय कलकत्ता में हुआ करता था। उसके बाद से बेथून कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो JED नहीं की थी, JED बेथून जी ने 1849 ईस्वी में किया था। ये सारे ही सही मैच हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा ई, किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी का नाम आता है। असहयोग आंदोलन का जब गांधी जी ने अचानक से रोक दिया था, उसके बाद इन्होंने स्थापना किया था। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात कर रहा है, नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा है, कमेटी की। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? हरिपुरा अधिवेशन में इसका गठन किया गया था 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी में। 52वां अधिवेशन था ये, और इसकी अध्यक्षता सुभाष बोस जी ने किया था। और इसके अगले में क्या हो गया था? तो सुभाष बोस जी चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरी कांग्रेस सुना होगा आपने, 1839 ईस्वी। उसके बाद उन्होंने जो ये है सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई संस्था बना ली थी। बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 10 का क्या आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो ने किया था। 11 नंबर है कि 1946 ईस्वी के रॉयल भारतीय नौसैनिक विद्रोह से पहले भारतीय नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष निम्न से किसे चुना गया था? क्या बोल रहा है कि 1946 में जो रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ है, उससे पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष निम्न से किसे चुना गया था? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? 11 का हो जाएगा MS खान जी को चुना गया था। और नौसेना विद्रोह के बारे में BBC जो YouTube पर है ना,
उसके जो विवेचना कार्यक्रम आती है ना, उसको ज़रूर सुनना ज़रूर, उसको सर्च करके सुनना, बहुत ही बेहतरीन है। पूना समझौता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 12 का क्या आंसर हो जाएगा? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व था। यही था मूल रूप से। किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी और जो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं उनके बीच में हुआ था ये। ओके, 1932 ईस्वी में। अगला है, अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 13 का हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र जी। इनकी पत्रिका थी क्या? संजीवनी। इसी में इन्होंने दिया था सुझाव कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगला है कि अरविंद घोष का संबंध किस षड्यंत्र केस से है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? अलीपुर षड्यंत्र केस से है, और इसी में इनको जेल हो गया था। अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 से बचा लिया गया था। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इनको बचा लिया था, इनको जेल नहीं हो पाया था। लेकिन इन्होंने इसके बाद क्या किया था? इन्होंने इसके बाद छोड़ दिया था राजनीतिक संघर्ष को और पांडिचेरी गए। वहाँ पर इन्होंने ओरोविले आश्रम की स्थापना की थी। और उसके बाद इन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया था। लेकिन ये समर्थन हमेशा करते रहे भारत की आज़ादी को। उलगुलान विद्रोह नियम से कौन संबंधित था? 15 का क्या आंसर हो जाएगा? बिरसा मुंडा जी संबंधित थे। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में संघर्ष हुआ था ये। उसके बाद बिरसा मुंडा जी को कैद कर लिया गया था और जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, सूची और संस्था संबंधित व्यक्ति। सुमेलित नहीं पूछा है। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद ये तो सही है। नव हिंदू का प्रतिनिधि दयानंद सरस्वती, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद से सत्यशोधक समाज, डॉक्टर BD अम्बेडकर। सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फूले जी का था। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ये भी सही है। इसका कौन कौन सा गलत हो जाएगा? B और C गलत है। ओके, नव हिंदू जो है इसकी स्थापना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ओके, तो इसका भी स्वामी विवेकानंद जी होगा। रामकृष्ण मिशन का भी स्वामी विवेकानंद होगा। सत्यशोधक समाज किनका था? तो ज्योतिबा फूले जी का। महात्मा फूले जिनको कहा जाता है। गुलामगिरी पुस्तक जिन्होंने लिखा है। अगला है, निम्न से कौन सा पहला मराठा सरदार था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय था जिसने स्वीकार किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्न से किसने की थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा E, यानी कि वी राघवाचारी और B सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू, ये तीनों लोग जुड़े हुए थे मद्रास महाजन सभा से। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध नारा, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, विवश होकर आज़ाद हिंद फौज की मृत्युदंड सजा प्राप्त सदस्यों को फांसी की सजा किसने माफ़ कर दी थी? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का हो जाएगा, उस समय लॉर्ड बेवेल था जिसको माफ़ करना पड़ा था आज़ाद हिंद फौजियों के जो फांसी की सजा दी गई थी उसको, है ना। कौन कौन थे इसमें? तो कर्नल ढिल्लो थे, सहगल थे और मेजर शाहनवाज खान थे। ऋग्वेद के किस मंडल में समुद्र की चर्चा की गई है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इसका हो जाएगा D, 9वां और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें चर्चा किया गया है समुद्र की। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, नहीं पता होगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? समाहर्ता को कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य कर वसूलना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना और कोषाध्यक्ष सन्निधाता नामक अधिकारी होता था। तो समाहर्ता का काम क्या होता था? वार्षिक बजट तैयार करना। और कोष का अध्यक्ष कौन होता था? सन्निधाता। मौर्य काल के जितने प्रशासनिक पद हैं उनको जरूर पढ़ना आप लोग जितनी बार हो सके। अनेकांतवाद या स्यादवाद किस धर्म का विशेष लक्षण है? तो ये जैन धर्म का विशेष लक्षण है। दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है A, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और सिकंदर लोदी जो है इसी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। भारत मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना। ये सब तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? 25 का हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जामवती कल्याणम की रचना की है? तो बहुत ही विद्वान शासक थे ये। इनका नाम क्या है? कृष्णदेव राय नाम है। और बाबर ने जो तुजुके बाबरी लिखी अपनी जीवनी, उसमें उसने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे अच्छा शासक बताया है। कृष्णदेव राय जो हैं उस समय विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर था। कृष्णदेव राय नाम है इनका। जामवती कल्याणम नाम को उन्होंने रचना किया है।
ग्रंथ की। अगला है कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस सल्तनत का कालीन शासक ने करवाया था? 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी फिरोज शाह तुगलक। इजी क्वेश्चंस भी हैं और टफ भी हैं और मॉडरेट भी हैं, तीनों लेवल के क्वेश्चंस हैं इसमें आपको। तो आपके स्कोर अगर 90 से 95 के बीच में आ रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया हैं, इसके बीच में भी आ रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हो आप। ओके। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, इसकी गणना कब से की जाती है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? इसकी गणना जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होती है उसी दिन से पंचायत की जो काल अवधि होती है वो शुरू हो जाता है। और अगर पंचायत बीच में विघटित हो जाता है तो फिर से जो नई पंचायत बनेगी वो कितने दिनों के लिए काम करेगी? तो जितना दिन उसका कार्यकाल शेष होगा ना, उतने दिन के लिए ही काम करती है वो। अगले पर चलते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है ई, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी की पहली संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में संविधान निर्माण से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, इसलिए इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही होगी तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ही आपका सही होगा। नीति आयोग न तो सांविधिक निकाय है और न संवैधानिक निकाय है। कारण दिया कि इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्रवाई प्रस्ताव के द्वारा की गई है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही और व्याख्या भी हैं। पंडित नेहरू थे उस समय इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। और एक कार्यकारी आदेश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद होते हैं। बिना अनुमति कितने दिन संसद की कार्यवाही से अनुपस्थित किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो अगर संसद की कार्यवाही से आप अनुपस्थित रहते हो तो कितने दिन बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? इसका हो जाएगा 20-60 दिन बाद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो 32 का आंसर सबको पता होगा, ये न्याय का प्रतीक है। अशोक का चक्र है, ये न्याय का प्रतीक होता है। ओके, धम्म का। इसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती थी। स्कूल में जब जीके होता था 26 जनवरी से पहले हम लोगों को, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते थे। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किस पर है? 33 का आंसर हो जाएगा, ये उच्चतम और उच्च न्यायालयों पर है मूल अधिकार के संरक्षण का दायित्व। ओके। अगला है संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? 34 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ई, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इससे पूर्व यह किस में शामिल था? 19 के 1 के एफ में शामिल था संपत्ति का अधिकार। अब आर्टिकल 300 क में इसको रखा गया एक वैधानिक अधिकार के तहत। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं और सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं? तो ये रहा, 1 मिनट रुक जाओ, ये रहा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते हैं। इसीलिए कभी भी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में ही लाया जाता है। और व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अलग होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व अलग होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। 36 का क्या आंसर हो जाएगा? 36 का आंसर आप लोगों को पढ़ के करना है। वैसे मैं बता रहा हूँ, किसी ऐसे विधेयक पर विचार या पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। और आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल 108 है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे संयुक्त अधिवेशन की? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? दोपहर के 12 से 1 बजे तक का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। ओके। और शून्यकाल संसदीय कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण समय होता है। यह विश्व की संसदीय प्रणाली को भारत की एक महत्वपूर्ण देन है, यानी कि इसको भारत में ही ईजाद किया गया है। और यह दोपहर 12 से 1 बजे तक होता है, जिसमें सदस्य किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसका हो जाएगा 19(1)(a) के तहत। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नवीन जिंदल बनाम भारत संघ जो है उसी के तहत इसको सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि राष्ट्रीय ध्वज को आप जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो फहरा सकते हो, बस उसका अनादर नहीं होना चाहिए, है ना। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? आर्टिकल 331 के तहत किया गया है। भारत का पहला बजट किस वायसराय के शासनकाल में पेश किया गया था? 40 का क्या आंसर हो जाएगा? उस समय भारत में वायसराय था लॉर्ड कैनिंग।
कैनिंग था। 18 फरवरी 1960 ईस्वी को भारत का पहला बजट पेश किया गया था कैनिंग के शासनकाल में। कैनिंग भारत का पहला वायसराय भी है। मूल्य ह्रास का तात्पर्य क्या है? 41 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा राष्ट्रीय, जो इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर बी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है मूल्य ह्रास। ओके, इसको आज हम लोग जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक्स में, उसमें समझाऊंगा। बहुत ही आसान होता है, ये सब देखने में बस भारी लगता है। तो मूल्य ह्रास बराबर होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, माइनस एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अगला है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा, इसमें से दिया हुआ है जीडीपी। अगला है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? शिवरमन समिति को स्थापना पर की गई थी, बी आंसर हो जाएगा। और 1982 में इसकी स्थापना हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, 6th। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? देखो, आरबीआई का वित्तीय वर्ष अलग होता है और भारत सरकार का अलग होता है। भारत सरकार को 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। आरबीआई के 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर ए होता, लेकिन फिर 1 मिनट रुक जाओ, मैंने मिस्टेक किया यहाँ पर, इसको बदल दिया गया। 44 का आंसर अब बी होगा, है ना। अब आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही कर दिया गया है। आई रिपीट, आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च ही कर दिया गया है, बी होगा आंसर। निम्न से कौन सुमेलित है? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, बैंक नोट प्रेस देवास, सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ये सही सुमेलित हैं, सब सही सुमेलित हैं। बीएसई सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका आधार वर्ष पूछा है, क्या है? तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1978-79 जो है उसका आधार वर्ष है। और अपने बजट में जो जीडीपी हम निकालते हैं उसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12 को रखा गया है आधार वर्ष बजट में जीडीपी के लिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब एक होता है छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे एक खेत है, खेत में 2 लोग काम करके मान लो 20 क्विंटल धान का उत्पादन कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर, और उसी खेत में 5 लोगों को मिला दो, 5 लोग मिलकर भी 20 क्विंटल धान का ही उत्पादन कर पा रहे हैं, तो 3 लोग जो हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। यहाँ पर एक्चुअली में उनका कोई काम नहीं है, लेकिन उनको पास कोई और काम नहीं, इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व है। इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। गांव वगैरह में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 22-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 3.47% अनुमानित है, 3.47%। 25,800 यहाँ पर दिया हुआ है, 25,885.10 करोड़ अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.47% है। वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्पाद अनुमानित है कितना? तो 50 का आंसर दिया हुआ है यहाँ पर ए, यानी कि 7,45,310 करोड़। 51 है कि भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार, भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 20-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की गिरावट दर्ज की गई थी? 20-21 में। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? 51 का आंसर हो जाएगा बी, 7.3% की गिरावट हुई थी भारत की अर्थव्यवस्था में। मानव शरीर में कैल्शियम का संतुलन निम्न से कौन सी ग्रंथि करती है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो कैल्शियम का नियंत्रण करती है। ओके, ग्रंथ अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। और आगे क्या दिया हुआ है कि पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह में धंसी हुई छोटी सी गोलाकार आकृति की होती है। यह ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन भी करती है, जो खून में कैल्शियम व फॉस्फेट आयन संख्या का नियमन करती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो है यही कैल्शियम का नियंत्रण करती है। मानव रुधिर खून में सामान्यतः ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 90 से 160 मिलीग्राम तक में ये होती है रुधिर की मात्रा। एस्केरियासिस रोग में रोगी को तेज पेट दर्द होता है, इस रोग का कारण क्या है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका कारण है एस्केरियासिस लुब्रिकाइटिस। ये क्या होता है? एस्केरियासिस लुब्रिकाइटिस नामक निमेटेड से एस्केरियासिस नामक रोग होता है। इसमें रोगी के पेट में तेज दर्द होता है। इसके उपचार के लिए रोगी को साफ़ सुथरा होना चाहिए। मूल रूप से ये कि साफ़ सफाई का कमी के कारण ये बीमारी होती है। फाइलेरिया रोग
इसके बाद दूसरा रोग के बारे में दिया हुआ है। तो मूल रूप से यही होता है, इसके कारण होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको लूसेंट में जब आप साइंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना, वहाँ पर मिलेंगे, या फिर NCERT जब आप पढ़ोगे 8, 9, 10th 12th का, तो उसमें आपको ये सारे फैक्ट्स मिलेंगे। NCERT बीमारी नाम से चैप्टर ही है पूरा। निम्न युग में से कौन एंजाइम जठर रस में होता है? जठर रस जो होता है उसमें एंजाइम कौन सा होता है? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? उसमें पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। ओके, और जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन होता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पौ से प्रोटीन, पौ से पेप्सिन। ओके, और बच्चों के आमाशय में केसीन नामक प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम करता है। बच्चों में जो केसीन नामक प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है? तो रेनिन नामक एंजाइम करता है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो पाचन को बढ़ा देते हैं, और प्रोटीन होते हैं ये मुख्य रूप से। वसा का पाचन निम्न से कौन करता है? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज करता है वसा का पाचन। ये तो बेसिक बायोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्वासियोकर होता है प्रोटीन की कमी से बीमारी। बेरी किसकी कमी से होती है? सब आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया भी है कितनी बार। मलेरिया होता है, तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम के कारण से, प्लाज्मोडियम नामक छोटी प्रोटोजोआ से ये बीमारी होती है। ओके, इस रोग का वाहक कौन होती है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर होती है मलेरिया का रोग का वाहक। और कवक के कारण ये चीज़ होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। खाद्य परिरक्षण में प्रशीतक कैसे मदद करता है? तो ये प्रशीतक जो होता है ना, फ्रीज की बात कर रहा है, ये क्या करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर देता है, और कुछ भी नहीं करता। इसीलिए फ्रीज में रखा हुआ चीज़ खराब नहीं होता है, लेकिन जैसे ही फ्रीज से निकाल के उसको आप थोड़ी देर के लिए भी रख दोगे तो झट से खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीज में रखने के बाद जब वो बाहर आता है, उसके खराब होने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ हो जाती है। फ्रीज में जब तक रखा हुआ उसको श्वसन की दर बिल्कुल धीमी होती है। ओके, 59 का आंसर सी हो जाएगा। वीडियो पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करना एक एक क्वेश्चन को। डीएनए के द्विकुंडलित प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया था? जो डबल हेलिक्स मॉडल है ना डीएनए का, इसके बारे में पूछ रहा है, इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इसको कहा जाता है। डबल हेलिक्स जो मॉडल देखा होगा ना आपने, ऐसे रहता है, बीच में एच रहता है, दोनों तरफ से बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इसको कहा जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? तो एक्चुअली में ये फोर्टिफाइड होती है। फोर्टिफाइड भी से बोला ज़्यादा क्या सूटेबल शब्द होगा? ये क्या होती है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको बदला जाता है, और इसमें क्या ऐड किया जाता है? इसमें बीटा कैरोटीन को ऐड किया जाता है ना, बीटा कैरोटीन। और विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए इसको ऐड किया जाता है धान में, गोल्डन राइस जिसको कहा जाता है। ओके, संश्लेषित होता है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किससे? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी में मापा जाता है खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा को। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आसान से क्वेश्चन है इस बार तो साइंस के। तो जीवाणु के द्वारा। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा को किण्वन करके लैक्टिक अम्ल में बदल देती है। किसमें? लैक्टिक एसिड में बदल देती है उसको, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक निम्न में से कौन सा है? व्यवहारिक मात्रक आपसे पूछा है। 64 के आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बोला है कि चंद्रशेखर सीमा जो होती है ना, ये भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया, जो व्यवहार में द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है ना। और क्या बोला है कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक तारा सुपरनोवा तारे के रूप में पहुंचकर विस्फोट करता है, और न्यूट्रॉन तारे तरह ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक्चुअली में चंद्रशेखर सीमा जो है ना, ये द्रव्यमान का सबसे व्यवहारिक मात्रक माना जाता है। ओके, द्रव्यमान का सबसे व्यवहारिक मात्रक किसको माना जाता है? तो चंद्रशेखर सीमा को ही माना जाता है। इसको जरूर ध्यान में रखना। और भारतीय अमेरिकी साइंटिस्ट चंद्रशेखर, उन्हीं के नाम पर है ये। 65 है कि निम्न से किस महान वैज्ञानिक का कथन है कि गति सदैव सापेक्ष रोटेटिव होती है? सापेक्ष का रोटेटिव नहीं होगा, रिलेटिव होगा। निरपेक्ष गति का कोई अर्थ ही नहीं होता। यानी कि आप बैठे हुए हैं, जैसे आप मान लो आप दौड़ रहे हो, तेज़ दौड़ रहे हो, किसके रिलेटिव में तेज़ दौड़ रहे हो? क्या चीता के रिलेटिव तेज़ दौड़ रहे हो? नहीं, चींटी के रिलेटिव तेज़ दौड़ रहे हो, है ना। तो रिलेटिव आ गया ना। जैसे हम बैठे हुए हैं, हम स्थिर बैठे हुए हैं, किसके रिलेटिव स्थिर बैठे हुए हैं? तो अपने रूम के, अपने आस पड़ोस के चीज़ों में रिलेटिव बैठे हुए हैं। लेकिन कोई चंद्रमा से देखेगा तो हम घूमते हुए महसूस होंगे। यानी कि क्या है? रिलेटिविटी आ जाता है यहाँ पर। इसी को आइंस्टाइन ने डिफाइन किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा। E = mc² आपने सुना होगा। E क्या होता है? एनर्जी होता है। M क्या होता है? द्रव्यमान होता है। C क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन ने ये चीज़ दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
और नोबेल उसको इसके लिए नहीं मिला था, आपको पता होगा नोबेल उसको किसके लिए मिला था आइंस्टीन जी को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। 66 है कि जब लिफ्ट शून्य त्वरण के साथ ऊपर या नीचे जाती है, शून्य त्वरण, तो क्या होगा, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति को भार में कोई परिवर्तन का आभास नहीं होगा, शून्य त्वरण के साथ जा रही है, इसको जरूर ध्यान रखना। जब लिफ्ट शून्य त्वरण के साथ अर्थात वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगता है, इस स्थिति में व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, अगला है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री का कोण बनता है वेग और त्वरण के बीच में प्रक्षेप पथ पर। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा कैसे बनती है, तो सूर्य में आपको पता है क्या होती है, संलयन की क्रिया होती है, और परमाणु बम में क्या होती है, तो विखंडन की क्रिया होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 68 का, 68 का आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन परमाणु का संलयन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न से गलत की पहचान करें, कर लेंगे। ऐसा क्या है, 69 नंबर है कि फुहारा स्प्रे बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, सही है ये। श्यानता का कारण संसर्जक बल है, श्यानता विस्कोसिटी की बात कर रहा है। एक आदर्श तरल की श्यानता अनंत होती है, 69 का आंसर क्या हो जाएगा, सी जो कथन है ये गलत दिया हुआ है। एक आदर्श गैस की श्यानता अनंत नहीं बल्कि शून्य होती है, जबकि वायुयान और फुहारा बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है। और आपकी एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पीडीएफ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक होते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप खोल के देखोगे, वहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलेगा। अभी तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक प्रत्यस्थता किसकी है, 70 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज जो है इसकी प्रत्यस्थता सबसे ज़्यादा है। कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यस्थ नहीं है, फिर भी अभी तक ज्ञात पदार्थों में क्वार्ट्ज की प्रत्यस्थ सर्वाधिक है, जबकि गीली मिट्टी में सबसे कम होती है। रबर और स्टील की तुलना किया जाए तो स्टील का प्रत्यस्थता अधिक होता है। ओके, परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, गतिज ऊर्जा के मान पूछ रहा है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, बी होता है शून्य, यानी कि शून्य होता है परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप कितना होता है, -273 डिग्री सी होता है, -273 डिग्री सी। अगला है तापकी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग निम्न से किस क्षेत्र में किया जाता है, तापकी क्रायोजेनिक्स, तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि स्पेस ट्रेवल में, सर्जरी में, सुपर कंडक्टिविटी, तीनों जगह तापकी क्रायोजेनिक्स का उपयोग किया जाता है। निम्न तापों का अध्ययन ही क्रायोजेनिक कहलाता है। क्रायोजेनिक क्या होता है, लो टेम्परेचर पर जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं ना, तो उसी को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप हमेशा नियत रहता है, जो विभिन्न ताप के पैमाने पर कितना है, तो 73 का आंसर सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, डी आंसर हो जाएगा। बर्फ, बालू, एल्यूमिनियम, कार्बन, पीतल में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 74 का आंसर हो जाएगा ए, बर्फ। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 डिग्री सी तापमान परिवर्तन लाने के लिए आपको कितना हीट लग रहा है, मुख्य रूप से यही होता है विशिष्ट ऊष्मा। ओके, सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु निम्न से कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बीपीएससी में पूछा है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा, ओस्मियम और लिथियम जो है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु है ओस्मियम और सबसे हल्की धातु है लिथियम। मिश्रण के संदर्भ में कौन सा एक युग्म गलत है, ये पूछा है आपसे। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें से द्रव गैस का मिश्रण जो है सोडा वाटर, ये तो सही है। ठोस का मिश्रण बारूद और पीतल। गैस का मिश्रण वायु और प्रोड्यूसर गैस। ठोस गैस का मिश्रण जलवाष्प और आगरण, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 76 का आंसर डी दिया है, यानी कि ये जो है ये कथन गलत है। ठोस और गैस का मिश्रण जो होता है ये धुआं हो गया, धुआं कार्बन के आधार पर कण और वायु का मिश्रण है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है। ठोस गैस का मिश्रण में जलवाष्प और आर्गन कैसे हो सकता है, ये तो जलवाष्प में क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें गैस भी होता है, वाटर होता है, ठोस नहीं होता है ना, और आर्गन तो पता ही है आप लोगों को। अगले पर चलते हैं, ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। सॉल्यूशंस जो पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में हम लोग, उसमें डाइल्यूट जो होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उसी से एक क्वेश्चन पूछता है हर साल। निम्न से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ए दिया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम को गर्म करने पर यह प्राप्त होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। बहुत सारे इसके यूज होते हैं, अग्नि रोधक वस्तुएं बनाने में, टूटी हड्डी का प्लास्टर करने में, दांत वगैरह चिकित्सा में, मूर्ति, खिलौना, हर चीज़ में। फोटोग्राफी में किस
हाइपो रसायन का प्रयोग किया जाता है। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका एमसीक्यू तैयार हो रहा है, बस वीडियो को 2 बार जरूर देखना मिनिमम। ओके। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण दिया जाता है? मैंने परसों भी ये क्वेश्चंस करवाया था आपको। 79 का क्या आंसर हो जाएगा, हीलियम गैस का मिक्सचर दिया जाता है। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का ही मोती मुख्य रूप से बना होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को किस विधि से पृथक किया जाता है? तो देखो ये जो अलग अलग चीज़ों को पृथक करने की विधि है ना, जैसे मान लो आपको बोलेगा अल्कोहल में से पानी को पृथक करने का विधि, या नमक में से पानी को पृथक करने का विधि, तो ये सब जो अलग अलग आसवन विधि होता है, पृथक करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। तो ये सब बेसिक आपको एनसीईआरटी मिलेगा, वहाँ से आप इसको ज़रूर पढ़िए। 1 लाइनर पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग अलग किया जाता है, प्रभाजी आसवन, है ना। अब भाप आसवन विधि में एल्कोहल, एसीटल्डाइड, एथिल और एल्कोहल आदि का पृथक्करण होता है। एल्कोहल आदि का पृथक किस समय होता है, तो भाप आसवन के द्वारा। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 82 का आंसर हो जाएगा, दरिया साहेब ही थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि दारुल अदल का निर्माण करवाया था? 83 का आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने करवाया था कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्माण। साथ ही इसी के समय औरंगाबाद में दाऊद नगर शहर भी बसाया गया था। दाऊद नगर जो औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार पद पर दाऊद खां कुरैशी को नियुक्त किया था। इसके बाद औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में बिहार में सूबेदार लश्कर खां को बनाया। उसके बाद औरंगजेब ने अपने पुत्र शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी 1677 में सौंपा था। ओके, तो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। निम्नों से कौन सा कथन शेरशाह के संबंध में असत्य है? इसके बारे में तो हर साल एक क्वेश्चन आपको बीपीएससी में मिलता है, तो इसके बारे में कौन सा असत्य है? इसने किला कोहना का मस्जिद निर्माण पटना में करवाया था। नहीं, ये कहाँ पर है? तो इसका निर्माण उसने दिल्ली में निर्माण करवाया, और पटना में शेरशाही मस्जिद का निर्माण उसने करवाया था। किला कोहना कहाँ पर है? पुराना किला के नाम से जिसको जानते हैं दिल्ली में, अच्छी जगह घूमने फिरने के लिए, तो ये है आपको दिल्ली में। बाकी इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, निर्माण भी करवाया था इसने। शेरशाह के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन हुआ, बिल्कुल सही है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक निम्न से कौन था? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बिंबिसार, अजातशत्रु, ये दोनों ही थे। अजातशत्रु के समय में ही इनकी मृत्यु हुई थी, और पहला बौद्ध संगति इसी के समय में हुआ था। ओके, पहले बौद्ध संगति अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, मैंने 20 बार बताया है। किस शासक ने सीरिया के राजा सूखे मेवे, अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजने को कहा था? तो जो सीरिया का शासक था उसने सूखा मेवा भेजा, अंजीर भेजा, मदिरा बड़ा ही प्रिय था इस शासक को, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भेजा था। उसने बोला था कि दार्शनिक कोई वस्तु नहीं होती है, और ये शासक था बिंदुसार, अशोक का पिताजी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 87 का क्या आंसर हो जाएगा, ये पटना में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1937 में, 38 में हुआ था, 38 में। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 38 में पटना में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया था। जिन्ना ने 1937 के आखिरी में 1938 के प्रारंभ में भी बिहार का दौरा किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में किस दल के नेतृत्व में जनता का शासन कायम हो गया था? 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ऋषि दल था, जिसके नेतृत्व में चंपारण में जनता का शासन कायम हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। बलिया में भी चीतू पांडे की अध्यक्षता में समानांतर सरकार बनी थी, और मिदनापुर जो बंगाल में है वहाँ पर भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। अगला है 1941 में गांधी जी ने कहा कि अभी डैश ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, कि हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। तो ये उन्होंने किस प्रांत के लिए कहा था? उन्होंने बिहार के लिए कहा था। एक्चुअली में जो बिहार में हो क्या रहा था ना, बहुत ज़्यादा पूरे देश में दंगा हो रहा था। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील किया था कि आप सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखें, मुख्य रूप से ये बोला था उन्होंने, है ना। 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस, और फिर प्रति उत्तर में 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाया गया था। इस दौरान बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगा हो गया था, तो गांधी जी ने ये चीज़ बोला था। अगला निम्नलिखित कौन सा देश लैंडलॉक स्थल रुद्ध है? तो 90 का क्या आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना जो है इसमें से वो लैंडलॉक्ड है। बोत्सवाना की कैपिटल कहाँ है? तो गैब्रोने इसकी कैपिटल है। साउथ अफ्रीका के ऊपर और नामीबिया और जिम्बाब्वे इन सब के बीच में ये देश है बोत्सवाना। हीरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से सबसे पूर्व में स्थित कौन सा है? सबसे पूर्व में पूछा है आपसे, तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा, ओंटेरियो है।
ये अमेरिका के सारे झीलें हैं और पीने के पानी के सारे झीलें हैं, आपको इसको पढ़ना चाहिए। अमेरिका कनाडा पर स्थित हैं सारी, और इनके बारे में तो ज़रूर जानकारी होनी चाहिए आपको। ओंटेरियो झील है सबसे पूर्व में, एक लाइन से सारी झीलें हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही करके हैं सारी झीलें, तो ओंटेरियो झील सबसे पूर्व में आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 92 का इक्वाडोर बगोटा, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। बाकी इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्विंटो इसकी राजधानी है, जबकि कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा है, और इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्विंटो है। और इक्वाडोर कहाँ की देश है, तो ये दक्षिण अमेरिकी देश है और ये विषुवत पर स्थित देश है। अगला है कि डार्लिंग रेंज स्थित है कहाँ पर, तो अरे और डार्लिंग ये दोनों रेंज कहाँ पर है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ओके, और इसमें से पूछा है कि यहाँ ये कहाँ पर स्थित है, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, पर्थ में स्थित है। डार्लिंग रेंज पर्थ में स्थित है दक्षिण पश्चिम भाग में, जबकि अन्य शहर दक्षिण पूर्व भाग में है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख नदी मर्रे और दार्जिलिंग जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी भाग से निकलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया मान लो ये है, इसका ये पूर्वी भाग है ना यहाँ पर, इसके इधर पूरा ये मरुस्थल है, और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर शहर आपको बसे हुए मिलेंगे, यहीं पर है ना, कुछ शहर इधर भी हैं। तो यहीं से अरे और डार्लिंग नदी निकलती है और पर्थ के बगल में स्थित है ये। ओके, पर्थ का नाम क्रिकेट वगैरह में सुना होगा सब लोगों ने। 94 है कि टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, 94 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, चीन। ओके, भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है, राजस्थान में। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको गुयॉट कहा जाता है, गुयॉट। नुकीले शिखर वाले को समुद्री टीला कहते हैं, सपाट शिखर वाले को गुयॉट कहते हैं, और समुद्री कटक महासागर के मध्य में स्थित होता है, जबकि कैनियन निमग्न तटीय ढाल पर पाया जाता है। सबके बारे में मैंने बता दिया। 96 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी बाएं तट से आकर गोदावरी में नहीं मिलती है, देखो गोदावरी नदी ऐसे बह रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो इसका ये बायां तट हो गया और नीचे वाला दायां तट हो गया। तो बाएं तट से आकर कौन सी नहीं मिलती है ये पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मंजरा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी है और नदी है, और सबरी, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं। मंजरा दाएं तट से आकर मिलती है, मंजरा नीचे की तरफ से आकर मिलती है। निम्न से किस युग में परियोजना एवं नदी का संबंध सही नहीं है, तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, राम सागर, ये कृष्णा नदी पर नहीं है। राम सागर जो है गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी सारे परियोजना सही हैं। वीर परियोजना नीरा नदी पर है, उकाई परियोजना जो है तापी नदी पर है, और ये जो है उकाई परियोजना किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है, और मंगलम परियोजना केरल में है, चेरुकुन्ना नदी पर। ओके, आगे मैंने सारा बता दिया। वीर परियोजना महाराष्ट्र में है। हरियाणा का पड़ोसी राज्य निम्नलिखित तो कौन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 98 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, उत्तराखंड नहीं है। बाकी ये तीनों ही इसके पड़ोसी राज्य हैं। लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं इसमें से, तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। इसमें से बेलाडीला भी होगा। भावा बुदान पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। बेलाडीला कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। और लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो सारे ही हैं, इसमें से मुख्यतः बादाम पहाड़ी भी है। ओके, तो बादाम पहाड़ी कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, और बाबा बुदान कर्नाटक में है। और मोसाबनी जो है ये झारखंड में है। ये तांबा का प्रमुख खान है मोसाबनी, है ना। मोसाबनी ये तांबा का प्रमुख है झारखंड में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बाबा बुदान कर्नाटक में है, और बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। युवा गृह को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो 100 का कैंसर हो जाएगा। 100 का आंसर हो जाएगा सी, 3, घोटलू, दमकुटिया और गति ओरा, इन तीनों नाम से जाना जाता है। जनजातियों के युवक और युवतियां सह शिक्षा हेतु अनुभवी ग्रामवासी की देखरेख में गुरुकुल के भांति रहने वाले स्थान को युवा गृह कहते हैं। जनजातियों के बीच ये चीज़ होता है। अगला है 101। जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित में किस समुदाय की संख्या सबसे कम है, तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा, जैन समुदाय की संख्या सबसे कम है। और जनगणना 2011 के अनुसार जो जैन है वो 0.4% के करीब में ही है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत बिहार के बाद न्यूनतम है, बिहार के बाद पूछा है न्यूनतम। तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में न्यूनतम है बिहार के बाद। राजस्थान में 52.1% है, बिहार में 51.5% है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना।
बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा है जो सबसे लंबी सहायक नदी है उत्तरी में। और सोन दक्षिणी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 784 किलोमीटर है, और जबकि कोसी 730 किलोमीटर लंबी है, गंडक 630, घाघरा 1080 किलोमीटर लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार किस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका 104 का आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि मुख्य रूप से बिहार का जो उत्तरी भाग है वो जोन 5 के अंतर्गत आता है। इसमें दिया हुआ है कि जोन 5 में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल आदि आते हैं। जोन 4 में है वो पटना और वैशाली, चंपारण, सारण, सिवान आदि आते हैं। जोन 3 में भोजपुर, गया, रोहतास आदि आते हैं। तो आप समझ जाओ लगभग में सारे में ही आते हैं, सारे खतरनाक जो है बिहार के पूरे भाग आते हैं भूकंप के में। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर भारत का आई रिपीट सॉरी उत्तर भारत का। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? कुशेश्वर स्थान है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। मैंने देखा हुआ, ये बहुत ही विशाल है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यहाँ साइबेरियाई पक्षी आते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। निम्नलिखित में बिहार का द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का द्वितीय, पहले स्थान पर तो पटना आता है, दूसरा पूछा है तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? 106 का आंसर हो जाएगा सी, जमुई है। 2011 जनगणना के अनुसार 5 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, न्यूनतम पूछा है, मैंने रिपीट पटना किसका बोला? अधिकतम में पटना टॉप पर आता है। न्यूनतम में पूछा है तो न्यूनतम में पहले स्थान पर कौन आता है? कैमूर आता है न्यूनतम, जहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं, 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा एरिया में। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? दूसरे पर जमुई आता है ना। और तीसरे स्थान पर बांका आता है, चौथे पर पश्चिमी चंपारण, और 5वें पर रोहतास आता है। तो पांचों जिला मैंने न्यूनतम वाले बता दिए आपको, इसको जरूर ध्यान में रखना। पहला कैमूर, दूसरा जमुई, तीसरा बांका, चौथा पश्चिमी चंपारण, 5वां रोहतास। निम्न सोरा उत्पादक जिला कौन सा नहीं है? 107 के आंसर क्या हो जाएगा? पटना। निम्न से किस शहर में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? 108 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। आर्थिक सर्वेक्षण 21 के अनुसार बिहार के कैमूर, शिवहर, अरवल शहरों में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ है। कैमूर, शिवहर और अरवल, इनमें रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ है 21-22 के अनुसार, जबकि किशनगंज, गुवाहाटी, पटना रेल मार्ग पर स्थित है। निम्नलिखित कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में मिलती है? कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका दिया हुआ ई। इनमें से एक भी नदी सीधे रूप से गंगा में नदी में नहीं मिलती है। कमला जो है कोसी मिल जाती है, तो सारी नदियाँ किसी न किसी नदी में मिल जाती है, उसके बाद वो नदी गंगा में मिलती है। केंद्र सरकार ने देश में 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की है। वे 2 राज्य कौन से हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, नया करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हैं वो, जिनमें डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। अगला है कि जनवरी 2022 से भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर चालू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुड़गांव में, हरियाणा में। जनवरी 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान एना से विश्व का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो 112 का आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीकी देश प्रभावित हुआ था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? केरल में इसको स्थापित किया जा रहा है, ग्राफीन नवाचार केंद्र का। भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट कौन है? ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 114 का शिवांगी सिंह। 115 पर चलते हैं। जिला सुशासन सूचकांक के संदर्भ में आपको बताना है। जम्मू कश्मीर के लिए भारत का पहला सूचकांक लॉन्च किया गया। इंडेक्स 10 सेक्टरों पर तैयार किया गया है। हरियाणा राज्य ने समग्र विकास के लिए जिला सूचकांक तैयार करने की घोषणा की है। तो 115 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीनों ही कथन सही हैं। किस संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक NASO 95 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की जा रही है कहाँ पर? 117 का आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में। और दूसरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो सुपौल में। पहली दरभंगा में, दूसरी सुपौल में। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में बताना है आपको। यह चीन में 4 से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर रहा। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली में होगा। 118 का क्या आंसर हो जाएगा? तीनों ही कथन सही हैं। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाईबरी ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा की है? हाइड्रोजन ईंधन की ट्रेन है। तो 119 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, जापान ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने समुद्री जल चावल
के रूप में जाना जाने वाला एक नया नमक सहनशील चावल का उपभेद विकसित किया है। नमक सहनशील होगा मतलब खारे पानी में भी चावल उपजा सकते हैं। तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा किया है, चीन ने विकसित किया है इसको। कौन सा भारतीय शहर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा? ओलंपिक समिति की बैठक होगा यहाँ पर। तो 121 का आंसर हो जाएगा डी, मुंबई में इसकी बैठक होगी। पशुबुला पाडुंगा पशु उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो 123 का आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र ने घोषणा की है। अटल सुरंग के बारे में बताना है। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। ये 10.3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग का निर्माण हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 और 3 दोनों ही सही है। ओके, 1 और 3 इस दोनों ही सही है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर, ना कि 10 किलोमीटर। 9.2 किलोमीटर लंबी है, 9.2 किलोमीटर। प्रवीण कुमार सोबती, जिन्होंने टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाई, हाल ही मृत्यु हो गई, ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। किस चीज़ में? 125 का आंसर हो जाएगा डिस्क थ्रो में। जो पुराने वाले महाभारत के भीम हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। होयसल मंदिर, जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत टैग के लिए नामांकित किया गया है, स्थित है कहाँ पर? तो स्थित है बेलूर, हॉलीवुड, बादामी, सोमनाथपुर। तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ओके, बेलूर, उसके बाद से हेलवीड और सोमनाथपुर। ओके, कर्नाटक में बेलूर, हेलवीड, सोमनाथपुर के होयसल मंदिरों को 2022-23 के लिए विरासत टैग दिया गया, विश्व विरासत टैग यूनेस्को के द्वारा। किस राज्य के शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली ने इसको मंजूरी दी है। किस शहर में स्टील के कचरे से बनी सड़क है? स्टील के कचरे से सड़क बनाया गया है यहाँ पर। तो 128 का आंसर हो जाएगा सूरत में ये सड़क बनाया गया है। 129 पर हम लोग पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। मार्च 2022 में भारत ने एक तटीय रडार प्रणाली किस देश को सौंपा है? तो 129 का आंसर हो जाएगा सी, मालदीव को एक तटीय रडार प्रणाली भारत ने बनाकर सौंपा है। 130 है, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है जिसको जीआई टैग दिया गया है। शिव भैरव, बाल संत समंदर और शिव और पार्वती की एक पेंटिंग सहित सदियों पुरानी कलाकृतियाँ जो चुराई गई थी और किस देश से भारत को लौटाया गया है? 131 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से इसको भारत लाया गया है। पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया। ओल चिकी लिपि किसकी भाषा है? 132 का आंसर हो जाएगा संताली भाषा लिपि का है। ये संताली जो भाषा होती है उसी का लिपि है ये। क्या नाम है इसका? ओल चिकी लिपि। अगला है कि 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? 133 का आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा ही हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भारतीय हैं लक्ष्य सेन। और ये कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में ही हुआ था। 13 मार्च को ये जर्मनी में हुआ था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय क्या है? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? इस बार का विषय था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अटल बिहारी वाजपेयी नामक एक नई पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये सागरिका घोष हैं, इन्होंने ही लिखा है। 136 का आंसर ए होगा। 137 है कि दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें दिया हुआ है कि सत्य है ये बताना, सत्य नहीं है ये बताना है आपको। इसका आंसर है ई, यानी कि इसमें सी और डी जो हैं ये दोनों ही गलत हैं। बिहार ग्रुप बी में 5वें स्थान पर था, ये गलत दिया हुआ है इसमें। ओके, इसमें जो आंसर दिया हुआ है बिहार जो है 5वें नहीं 6ठे स्थान पर था ग्रुप बी में। ओके, और ग्रुप बी में सुशासन सूचना तो राजस्थान को सूची में सबसे ऊपर रखा गया है, ये भी गलत है। इसमें दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ है ग्रुप बी में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से? वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 138 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे टॉप पर है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। वृद्धि के मामले में वैसे तो एमपी टॉप पर है ओवरऑल वन फॉरेस्ट में। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। 139 पर हम लोग पहुंच गए कि हाल ही में समाचारों में रही जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इराक में स्थित है सावा झील।
और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन अल्मैकनेक द्वारा 2022 के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना गया है। तो 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में चुना गया है। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन हैं जिसको आप कर सकते हैं। 140 में से अपने स्कोर जरूर बताना। वीडियो जैसा भी लगा हो जरूर बताना। थैंक यू सो मच।